अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, नवाज शरीफ साहब कायद नून लीग हैं, काफ़ी दिनों बाद मंजर आम पर आए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपनी बेटी वज़ीर आला मरीम नवाज़ के हमरा, जिसमें उन्होंने एक तरफ मुझे क्यों निकाला के शिकवे दोहराए ऑब्वियसली, फिर अपना सुनहरी दौर याद करवाया, तो दूसरी तरफ आवाम के रिलीफ के कुछ वादे भी किए हैं। एक अहम ऐलान ये किया गया कि पंजाब के बिजली के बिलों में 500 यूनिट तक सार्फिन को फ़ी यूनिट 14 रुपए का रिलीफ मिलेगा और रोड मैप उन्होंने ये बताया है कि हुकूमती अखराजात से कटौती करके ये मुमकिन बनाएंगे। मगर सवाल है कि क्या ये इतना आसान है, क्योंकि पावर टेरिस में नाजरीन एक नहीं कई मसाइल नज़र आते हैं। एक तरफ IPP से किए गए महंगे मुआहदे हैं, फिर डॉलर क्रंच है और इसकी वजह से रुपए की डीवैल्यूएशन है, जिसकी वजह से इंपोर्टेड फ्यूल और उस पर बनने वाली बिजली महंगी होती जा रही है, फिर फिस्कल ट्रबल्स अपनी जगह पर हैं। तो ये बजट के मसाइल, फिर IMF की सख्तियाँ और डॉलर लिक्विडिटी जैसे मसाइल को टैकल किए बगैर क्या ये मुमकिन है कि आवाम को बिजली की कीमतों में फ़ौरी रिलीफ भी मिले और इससे कोई लॉन्ग टर्म मुल्की ख़जाने को नुकसान भी ना पहुँचे? इसी पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैं ज्वाइन करें तजियाकार नजमुल साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, क्या ये एक सियासी डिसीजन है जो आज लिया गया है बिजली के हवाले से, या फिर प्लानिंग के तहत सोचा समझा डिसीजन लग रहा है आपको? सबसे पहले तो बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं जी। बड़े मुतमईन नज़र आए नवाज शरीफ साहब, मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। जी जी। सेहत भी उनकी अच्छी लग रही थी और वो सहज के बात कर रहे थे, कोई जल्दी नहीं थी उनको और प्लेटफॉर्म बड़ा ज़बरदस्त था, माहौल बनाया गया। और आपको तो लग रहा है ना कि उन्होंने वही बातें की, मुझे क्यों निकाला, और वो उस वक्त डॉलर इतना था और अभी इतना है, और मैंने ये, आपको तो ये लग रहा है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने उसमें से 8 पॉइंट्स ढूंढे हैं। उनकी तकरीर मैंने सुनी है 4 मरतबा। अच्छा। बार बार सुनी है, तो उनमें से मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं ऐसे कि असल में वो क्या कहना चाहते थे जी। वो क्या कहना चाहते थे। लेकिन उससे पहले आपने जो क्विकली यानी आपने सवाल किया है ना, जी जी। देखिए, फेडरेशन हो चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, किसी भी वक्त बिजली का रिलीफ कोई भी हुकूमत दे सकती है। अच्छा, ये इस पे अगर तफसील से बात करनी है तो कोई एक प्रोग्राम कीजिए, मैं आपको बताऊं कि क्यों रोका जाता है हाथ और क्यों खास वक्त पे आके। अच्छा, देखिए वो क्या कहना चाहते थे जब उन्होंने ये कहा ना कि ये रिलीफ मिल रहा है, शहबाज से मैं कहता रहता हूं और बिटिया से कहता रहता हूं, तो सबसे पहले वो चाहते थे कि इस रिलीफ का क्रेडिट उनको जाए। अच्छा, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, हुकूमत का आपने को लफ्ज सुना उनसे कि ये हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है? कहीं पे जिक्र आया? 2017 उन्होंने अपने भाई को मुमय्यज किया। नहीं, अपनी हुकूमत ही, इस वक्त की जो हुकूमत है, जो इस वक्त की हुकूमत है, उससे उन्होंने बिल्कुल कता ताल्लुक करके अपने भाई को मुमय्यज किया। इसका मतलब ये है कि वो बिटिया को शाबाश देनी थी और भाई को शाबाश देनी थी, और ये बताना था कि जिस तरह घरेलू बात नहीं होती, मैंने इसको ये कह दिया ये करेगा, मैंने इसको ये कह दिया ये करेगा, ये सारा हिसाब किताब जो है। तो तीसरी बात ये थी। चौथी बात, अवाम को बताना था कि उनकी, बल्कि यूं कीजिए याद दहानी करानी थी कि उनके साथ ज्यादती हुई थी, और अवाम को यह बताना था कि मैं ही हूं इस पूरे मुल्क में जो आपका सबसे बड़ा खैर खा है। 2 दफा उन्होंने ये फिक्रा इस्तेमाल किया कि अवाम की फिक्र है, अवाम के मसाइल हल होने चाहिए। तो क्या यही वक्त अचानक हमें याद आया? और क्या वजीर आजम को और वे जो आपकी वजीर आला हैं उनको बताना पड़ता है कि अवाम के मसाइल, यानी उनको नहीं पता खुद? तो इसका मतलब ये है कि वो बताना चाहते थे अवाम को कि मैं आपका खैर खा हूं। इमेज बिल्डिंग एक चीज होती है। नवाज शरीफ साहब ने इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया अपने इमेज बिल्डिंग के लिए कि मेरा इमेज जो है वो क्या जाए इस वक्त, क्योंकि उनके पास ना मईशत का कोई हल है, ना इस वक्त वो इस काबिल हैं कि यानी मईशत के बारे में कुछ कर सकें। बिटिया के जरिए करेंगे या भाई के जरिए करेंगे, लेकिन क्रेडिट तो उनको जाएगा। लिहाजा उन्होंने ये सोचा कि ये सारी बातें कर दे बातों बातों में, और अवाम को ये बताएं कि अगर मेरी हुकूमत चलती रहती तो ये हालात ना होते, और मैं तैयार हूं खिदमत के लिए अगेन।
मैं अगेन खिदमत के लिए तैयार हूं। मैंने पहले भी खिदमत की, मैं अभी भी खिदमत करना चाहता हूं। ठीक है, इस शेर पे खत्म करते हैं। देखिए, शेर सुनाने से पहले एक और बात याद आई है। देखिए, नवाज शरीफ साहब को आप केपी में उनके भतीजे को चीफ मिनिस्टर बना दें, सिंध में बना दें उनके एक बेटे को, बलोचिस्तान में उनके एक बेटे को बना दें, लेकिन उनको कुछ ना बनाएं, तो भाई वजीर आजम, बेटे बेटियां जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बना दें। अगर आपने नवाज शरीफ साहब को खुद कुछ नहीं बनाया, हाँ, तो वो शेर है कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। बिल्कुल ठीक है। राव खालिद साहब, आपके क्या टेक अवेज हैं आज नवाज शरीफ की जो प्रेजेंस थी और जो उन्होंने बातें की, इमेज बिल्डिंग की बात की नजमू साकिब साहब ने, किसकी इमेज बिल्डिंग कर रहे थे वो? अपनी कर रहे थे, अपनी बेटी की कर रहे थे, अपने भाई की कर रहे थे, और फिर पीटीआई के खिलाफ भी उन्होंने काफ़ी बातें की। एक तो बुनियादी बात जो मुझे समझ आई है उसमें से वो ये है कि वो काफ़ी नस्यान का शिकार हैं, जो कह ले कि भूल जल्दी जाती हैं चीज़ों को। अच्छा, या याद ही नहीं आती। एमनीशिया कहना चाह रहे हैं आप? बाकी तो छोड़े, वो जहाँ फंसे हुए हैं 2017 में या 1997-8 में, 98 में, उनको शायद ये भी याद नहीं है कि अभी भी नून की हुकूमत है मरकज़ में, वफाकी हुकूमत जो है। तो वो सिर्फ पंजाब की बात करके, पंजाब में रिलीफ का अनाउंसमेंट करके, हाँ, तो वो समझते हैं कि बस सारा कुछ ठीक हो गया है। अच्छा, बात यह है कि एक तो मैं तनकीद नहीं करना चाहता। बड़ी अच्छी बात है, अच्छा स्टेप लिया, रिलीफ मिलना चाहिए लोगों को, बहुत ज़रूरी है रिलीफ, लेकिन सिर्फ पंजाब के लोगों को नहीं, पूरे पाकिस्तान को मिलना चाहिए। पूरे पाकिस्तान के लोग इस मसले का शिकार है, महंगाई के अलावा बिजली जैसे गंभीर मसले का शिकार है। बहुत अच्छी बात है, फिर मैं तारीफ़ करूंगा कि बिल्कुल वाइज स्टेप है, लेकिन ये सियासी रंगबाजी नहीं होनी चाहिए। यही मेरा आप अगस्त और सितंबर के 2 महीनों के लिए कर रहे हैं, जब आपका बिल डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। बारिशें हो रही हैं, अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है, इन्होंने तो नहीं की। अल्लाह ताला ने मौसम ऐसा कर दिया कि आपको बिजली की कंजम्पशन निस्बतन कम हो जाएगी, 20-30% नीचे चली जाएगी आपकी। असल मसला अगस्त सितंबर और उसके बाद होना है गैस का। तो गैस के बिलों में क्या करेंगे? गैस भी तो उसी तरह बढ़ चुकी है आगे चल के। तो ये मैं कहता हूँ रंगबाजी नहीं करनी चाहिए, ओवरऑल सिचुएशन को देखना चाहिए। क्या अवाम को रिलीफ मिला है, बड़ी अच्छी बात है। क्या इससे आईपीपीएस के मसाइल हल हो जाएंगे? आपका गर्दिशी कर्जा खत्म हो जाएगा, आपकी कैपेसिटी पेमेंट्स कम हो जाएंगी। मसला ये है कि आप सोल्यूशन क्यों नहीं करते, आप मसले का हल क्यों नहीं निकालते? में नहीं जाते। आप 45 अरब की सब्सिडी देंगे इसमें, जी आप 45 अरब की सब्सिडी देंगे, क्या आईएमएफ उससे खुश होगा? आपने पैसे लेके काम चलाना है, तो आपने क्या पूछा किसी से मशवरा किया कि आईएमएफ के इस पे क्या टेक होगा? तो मसला ये है कि आप असल मसले की तरफ आते ही नहीं, आप उन मसलों की तरफ सियासी तौर पे जो आपको थोड़ा बहुत को फायदा पहुंचने की उम्मीद होती है, आप उस बुनियाद पे फैसले करते हैं, उस बुनियाद पे चीजें को आगे लेके चलते हैं। राव खालिद साहब, मसला ये है कि आज का डिसीजन इसके इक्विवेलेंट है जो खान साहब ने एक डिसीजन लिया था जब उन्होंने सब्सिडीज दे दी थी अचानक से सबको पेट्रोलियम की कीमतों पर, और उसके बाद डिरेल हो गया था आईएमएफ का पैकेज। आपको लगता है कि ये इस तरह के डिसीजंस वो दोबारा से ऐसा कुछ खदशात तो नहीं आपको लग रहा है आईएमएफ को लेकर? ये अगर तो आप पैरेलल ये ड्रॉ कर रही हैं कि वो हुकूमत जाने वाली थी तो ये भी जाने वाली है, तो इसलिए ये कर रहे हैं। ये तो आप बताएं ना। तो मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, वो हुकूमत चली गई थी ना, उनको था कि हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन थी और बाकी चीजें थी और जो मसाइल चल रहे थे, वो तो उस वजह से उन्होंने कहा यह जाता है, लेकिन वो उसको जस्टिफाई करते थे। वो शौकत तरीन साहब ने उसको बड़ा जस्टिफाई किया। उन्होंने कहा कि जो हम ये रिलीफ दे रहे हैं, हमने आईएमएफ को बताया है कि हम इसको कहां से कंपनसेट करेंगे। 750 अरब डॉलर का उन्होंने पूरा बना के उनको अपना बताया था। वो सही था गलत था आई डोंट नो, लेकिन ये है कि ये असल में शायद मियां साहब पॉलिटिकली एक्टिव होना चाहते हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं एक्टिव होने का। वो सदर है मुस्लिम लीग होंगे, मरकज में उनकी हुकूमत है, उनको याद ही नहीं रहता ये मरकज में उनकी हुकूमत है। वो 2017 के बाद समझते हैं कभी उनकी हुकूमत दोबारा आई नहीं, हालांकि दूसरी दफा आ चुकी है उसके बाद। तो उस पर बात करनी चाहिए। दूसरी बात, वो जो निस्यान की मैं बात इसलिए करता हूँ, आईपीपीएस के जो मसाइल हैं इस वक्त जितने भी हैं,
उसकी बुनियादी जो खराबी होती है वो उस वक्त होती है जब 97 में मियां साहब की हुकूमत आती है और पीपल्स पार्टी के दौर में किए गए मुआहिदों के ऊपर वो पकड़ के आसिफ जरदारी साहब को जेल में डालते हैं और इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देते हैं। वो जो इन्वेस्टमेंट हुई थी, अगर वो उसको ना छेड़ा जाता और वो नॉर्मल तरीके से चलती रहती, आज वो पावर प्लांट भी आपके होने थे, आपको तकरीबन 2 सेंट की बिजली वहां पे पड़ रही होनी थी। तो उस वक्त आपने करके उनको मौका दिया कि जब जनरल मुशर्रफ दोबारा आ गए तो उनको मौका मिला कि हमारे साथ तो ज्यादती होगी, मियां साहब ने तो हमारे प्लांट बनने ही नहीं दिए या बंद करा दिए या उनके फाइनेंशियल क्लोजिंग हुई थी, उनको नुकसान हो गया, उन्होंने रीनेगोशिएट कर लिया और वो जो 2010 में खत्म होने थे वो आके कहीं 2020 या 2025 तक वो एक्सटेंड हो गए। तो एक तो वो, दूसरा अपने दूसरे दौर में जो उनको शहबाज शरीफ साहब उनके छोटे भाई थे, पंजाब में उनकी हुकूमत थी, वो मरकज में थे तो उनको पंजाब का भूल जाता है। पंजाब में जो पावर प्लांट लगे हैं, आईपीपी जो लगे हैं, उसकी जो कैपेसिटी थी, आप पैसों को छोड़ दें, पैसों पे और फ्रॉड हुआ है। वो तो हमने उस वक्त भी बहुत स्टोरीज की इसके ऊपर कि 80 अरब का प्रोजेक्ट था जी, हमने 70 अरब में लगवा लिया। अब पता चल रहा है तो वो था ही 45 अरब का टोटल प्रोजेक्ट, जिसको 80 का पहले बताया गया, फिर अखबार में इश्तिहार दिए गए, हमने 10 अरब कम करा लिए, पता चला आप तो 25 अरब उसके ऊपर खा चुके हैं जबकि वो था 45 का। तो इस किस्म की चक्करबाजी भी। दूसरी जो उसमें गड़बड़ हुई, आपको रिक्वायर कैपेसिटी जो चाहिए थी 17,000 या 22,000 मैक्सिमम आपकी रीच करती है, अभी भी शायद 22, 25,000, 28,000 तक अब जाती है जाके। तो आपने 43,000 की लगा ली, उसके बाद आपके पास ट्रांसमिशन लाइन नहीं है, आपके पास उसको चलाने के अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां से आप कनेक्ट नहीं कर पाए मेन ग्रिड के साथ अपने बिजली को। विंड का भी एक इशू चल रहा है। लेकिन राहुल साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सारी मसाइल रहे, खुद उन्होंने पार्टिसिपेट किया, कंट्रीब्यूट किया उन मसाइल की तरफ, लेकिन अब वो आज की भी तकरीर में सारा मलबा वो पीटीआई की हुकूमत पर डाल देते हैं। साकिब, आपको क्या लगता है? एग्जैक्टली। अब बात ये है, बात बुनियादी तौर पे ये है, मैं एक छोटी सी बात खत्म करता हूँ। एक तो हमारे ओवरऑल जो सिचुएशन है उसका मैं बता देता हूँ आपको। आज ताजर लीडरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 28 अगस्त की उन्हें शटर डाउन कॉल दे दी है। ये जो रजिस्टर कर रहे थे उनको उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा हम नहीं कराते, ये सारा फ्रॉड है और ये ताजर दुश्मन है और ये सारा। मुझे आज पता चला दालों और आटे और इन चीजों पे भी विदहोल्डिंग टैक्स लेना शुरू किया हुआ है गवर्नमेंट ने, उसमें भी उन्होंने मुतालबा किया इसको बंद करें। तो ये गवर्नमेंट की सिचुएशन है। मैं प्रोफेसर साहब थे, आज उनकी पढ़ी मैंने हैं, हयात है अभी, एंथनी क्लिफोर्ड ग्रेलिंग, एसी ग्रेलिंग। अच्छा, उनकी बड़ी खूबसूरत कोट्स हैं। उनका एक कोट मैं आखिरी सेगमेंट में पेश करूंगा, एक अभी कर रहा हूं। जी श्योर। उन्होंने कहा था कि बेहतरीन हुकूमत वो होती है जो बहुत ज्यादा लोगों को बहुत ज्यादा खुशी देने का कारनामा अंजाम देने की सलाहियत रखती है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि सिर्फ पंजाब के लोगों को खुशी देनी है आपने, बाकी जो है वो कोई सुतेले हैं, बाकी सूबे सुतेले हैं, फेडरल गवर्नमेंट सुतेली है। मियां साहब को चाहिए था शहबाज शरीफ साहब से अनाउंसमेंट करवाते, ये अगर करवानी थी कि ये इस किस्म का हम रिलीफ दे रहे हैं, और आईपीपी पे खास तौर पे ओवरऑल जो बुनियादी जो मसला है उसको हल करें, फिर मसला ठीक होगा। ठीक है साकिब, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये रिलीफ अगर पंजाब के लोगों को मिल सकता है, अगर पंजाब गवर्नमेंट कट डाउन कर सकती है अपने अखराजात को और वो कंट्रीब्यूट कर सकती है टुवर्ड्स द सब्सिडीज टू द पीपल इन इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, तो ये फिर वफाक के लेवल पे क्यों नहीं हो सकता? उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस है? क्या उनको पंजाब से सीखना चाहिए कि किस तरह से कट डाउन करने अपने अखराजात और आवाम की फलाह के लिए काम करना है? पहली बात तो ये है कि चलें पंजाब तक ही सही, कुछ ना कुछ जो है वो आवाम को रिलीफ दिया गया है, उसको अगर हम पॉजिटिव साइड पे देखें तो चलें अच्छी बात है। 2 मंथ के लिए ही सही कुछ ना कुछ जो है वो आवाम को रिलीफ मिलेगा। जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और इसी तरह जो बिजली के जितने जो है वो बिल आ रहे हैं, जिस तरह ये पंजाब के लोगों के लिए बहरहाल थोड़ा सा रिलीफ, ज़्यादा नहीं सी, थोड़ा सा, तो एक पॉजिटिव साइड इसकी ये है। लेकिन दूसरी तरफ जो आपका सवाल है वो यकीनी तौर पर यही बनता है, और ये जो राव साहब ने कहा कि वो 2017 से आगे वो निकल ही नहीं रहे, और जो बात हुई अभी कि आज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है मरकज में, हाँ। इस चीज को भी वो आज की उस गुफ्तगू में कहीं ओन करना बाकायदा तौर पर, ये भी हमें नजर नहीं आया, क्योंकि ओन किया जाता तो फिर तो बाकी सूबे भी इतने ही हकदार हैं, वो लोग भी इतने ही हकदार हैं जितना जो पंजाब के जो वो लोग हैं। बल्कि जो पीपल्स पार्टी है वो तो उनकी इत्तेहादी है, पीपल्स पार्टी की सिंध में भी हुकूमत है और बलोचिस्तान में भी वो है, बलोचिस्तान में मुस्लिम लीग नून भी
है, तो वो 3 सूबों में इत्तेहादी मतलब 2 सूबों में इत्तेहादी हुकूमत है, मतलब सिंध में पीपल्स पार्टी खुद है, वहाँ पे बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी है, पंजाब में मुस्लिम लीग नून है, मरकज में मुस्लिम लीग नून है, तो ये इकट्ठे जो है चल रहे हैं। हाँ। तो वो डेफिनेटली उनके लिए, सबके लिए होता तो ज़्यादा जो है वो बेहतर होता। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो है वो एक तो उनका गिला चले वो बार बार करते हैं, एक गिला मैं ये समझता हूँ कि वो तो बजा है कि उनको जो 2016-17 में जो उनको निकाला गया, जिस बुनियाद पर निकाला गया, अदलिया ने निकाला, जजों ने निकाला, वो बिल्कुल गलत था। वो किसी तौर पे भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म को आप उठाकर जो है वो घर भेज दें कि वो जो रिसीवेबल थी कि आपने लेनी थी सैलरी और वो नहीं ली और वो शो नहीं की, इस तरह करके इस तरह के मामले पे किसी भी मुंतखब वज़ीर आज़म को घर नहीं भेजना चाहिए। ये उनका गिला जो है बजा है। लेकिन अब उसके बाद जो सूरत हाल है, एक तो उस वक्त भी तकरीबन साल जो है वो गवर्नमेंट जो है वो मुस्लिम लीग नून की रही, शायद खान अब्बासी वज़ीर आज़म रहे, दरमियान में 3-3.25 साल के लिए पीटीआई की गवर्नमेंट आई। मान लिया पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो नाकाम थी और वो उस तरह डिलीवर नहीं कर सके जिस तरह उनको करना चाहिए था। लेकिन आज 2.25 साल हो गए हैं, दरमियान में जो निगरान हुकूमत का सेट है सिलसिला, वो भी ऑलमोस्ट पूरा फैसिलिटेट किया गया है मुस्लिम लीग नून को। पंजाब की अगर बात करें, मरकज की बात करें, या जो ब्यूरोक्रेसी थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर जगह पे उनको फैसिलिटेट किया गया है और उनके मुखालिफिन को तो ऑलमोस्ट क्रश किया गया है, इस तरह आप कह सकते हैं। तो ये 2 साल 3 बजट दे चुके हैं, तो इसको ओन करना चाहिए कि आपने जो है वो जो डिसीजन लिए, जो फैसले किए, जो IMF के पास गए, ये सारी चीजें ओन करें और यहां से आगे चलें। तो वो 2017 के बाद से अगर जो बात जब आप करते हैं तो फिर मेरा ख्याल है काफी जो है वो सवालात उठते हैं कि वो क्यों नहीं ओन किया जा रहा मुस्लिम लीग नून की आज की हुकूमत को। एक बात उन्होंने और की, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि 2018 में इमरान खान साहब को लाया गया, तो इसका फिर मुतबादल फिर हम ये कह सकते हैं, तो क्या उसका इजाला जो है वो 2024 में नहीं हुआ? सवालात तो बहुत ज्यादा हैं। 8 फरवरी इलेक्शंस के फॉर्म 47 के जो इतराजात हैं वो मौजूद हैं। एक बड़ी तादाद में जो इलेक्शन पिटीशंस आज भी पेंडिंग पड़ी हुई हैं, नवाज शरीफ साहब का अपना हल्का, उसके हवाले से सवालात हैं। तो वो जो 2018 में उनको लाने वाला गिला है, वो आप खुद आ गए, तो वो गिला मेरे ख्याल में कम से कम ज्यादा नहीं तो बराबर तो हो गया काम जी। बस वो कहीं ना कहीं बराबरी तो हो गई। तो वो चीज भी जो है वो मेरा ख्याल है। फिर एक और जो चीज आज की जो स्पीच में थी, वो मुझे लगा कि ये जो है रिकॉर्डेड, मतलब पहले से रिकॉर्ड शुदा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। कोई वो सहाफी कोई सवाल नहीं लिया गया, काफी टाइम के बाद अपीयरेंस हुई उनकी मीडिया के सामने। मेरा ख्याल था कि शायद फुल फ्लेज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, फिर बहुत सारा मामला। आखिरी बात सिर्फ बड़ी कैलकुलेटेड उनके अल्फाज थे। ये आप देखें, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े कैलकुलेटेड अल्फाज थे। 2019 से ऑनवर्ड जो है वो उनके बयानिए जो है वो बदलते रहे। जो इलेक्शन से पहले थे वो भी थे। आज तो बहुत ही सॉफ्ट किस्म के अल्फाज थे, सिर्फ टारगेट जो है वो इमरान खान थे या जज थे। तो ये भी एक एंगल इसमें है कि वो मतलब बड़े सोच समझ के, या तो रिकॉर्ड किया हुआ है, उसमें से हो सकता है कुछ चीजें निकाल भी दी हो। तो ये एंगल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, डिस्कशन का जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मिलिट्री के अंदर खुद एहतसाबी का अमल शुरू हो चुका है। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के फैसले को सियासतदान खुशाइंद करार दे रहे हैं, मगर PTI इस फैसले पर खास मुतमईन नज़र नहीं आ रही है। PTI ज़्यादातर या तो इस पर कमेंट करने से कतरा रही है, ये कहकर कि फ़ौज का इंटरनल मामला है, या फिर ये कह रही है जैसे खान साहब ने भी कहा कि एहतसाब करना है तो फिर सबका करें। मगर इस कोर्ट मार्शल के फैसले के बाद PTI की मुश्किलात भी बढ़ती नज़र आ रही हैं। ये भी सवाल है क्योंकि खान साहब और फैज़ हमीद को करीबी समझा जाता था, तो क्या ये कार्रवाई इस बात का इंदिया है कि PTI पर अब मज़ीद तंगी आने वाली है? साथ ही PTI के अंदरूनी मसाइल भी साथ साथ चल रहे हैं। पंजाब के सदर हमाद अजहर ये कहकर इस्तीफ़ा दे देते हैं कि खान साहब तक मेरी रसाई नहीं है और पंजाब के मामलात में मुझे लूप में नहीं लिया जा रहा। जबकि KP हुकूमत के वज़ीर शकील खान काबीना में जो मुबैना करप्शन हो रही थी उसकी शिकायत खान साहब से कर देते हैं, उसके नतीजे में उन्हें सूबाई काबीना से हटा दिया जाता है। फिर इस पर आतिफ खान साहब बरहम हो जाते हैं। तो अंदरूनी पॉलिटिक्स क्या चल रही है PTI की, मुस्तकबिल क्या है PTI की सियासत का, इसी पर कर लेते हैं बात। राव खालिद साहब, एक तो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि साबिक़ ISI चीफ को गिरफ्तार किया गया है, ट्रायल होने जा रहा है।
पीटीआई के लिए आप समझते हैं कोई कनेक्शन है इसमें, मुश्किलात आगे आने वाली, क्या उनके लिए इससे कोई कनेक्शन नज़र आ रहा है आपको? देखिए, अगर तो हम पिछले 2 साल की तारीख देखें तो हमें जो बताया जाता रहा है, जब हुकूमत गई इमरान खान की तो हमें यही बताया गया कि बस ख़त्म होगी पीटीआई और फारिग हो गए और ये इनको अब आइंदा नहीं आएगी। बल्कि इनको छोड़े जो भी हुकूमत निकाली जाती थी या निकल जाती थी उसके बारे में हमेशा यही बताया जाता था। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत हो, जब 90 में निकली, 93 में नवाज शरीफ की हुकूमत निकली, बेनज़ीर 94 में आ गई, 93 में नवाज शरीफ की हुकूमत निकली, उनके पास जी पेट चैप्टर क्लोज हो गया। तो पता चला वो फिर 97 में आ गए, फिर वो 99 में मार्शल लगा, उसके बाद उनके जिस किस्म का ट्रायल हुआ, जो उनको कह ले कि 13 हाईजैकिंग में ट्रायल किया गया दहशतगर्दी कोर्ट में, फिर अचानक वो बाहर चले जाते हैं। उस वक्त कहा कि बस नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म और मुस्लिम लीग नून फारिग और काफ बन गई, और लेकिन वो फिर आ गए, पीपल्स पार्टी फिर आ गई। इसी तरह यही जब वो निकले तो यही कहा गया। उसके बाद फिर 9 मई हुआ तो उस वक्त बताया गया कि बस अब तो तिया पांचा हो गया। फिर उसके कई जमातें बन गई बीच में से निकल के, उसके बाद तो सारी लीडरशिप बिखर गई जी, कुछ नहीं रह गया। लेकिन 8 फरवरी को पता चला कि पार्टी जिंदा हो गई अचानक। बकौल बिलावल साहब के चीफ जस्टिस साहब ने बल्ले का फैसला करके उसको जिंदा कर दिया। तो अब पता नहीं उस फैसले से जिंदा हुई या मरी नहीं थी। तो इस किस्म की बातें हम सुनते रहते हैं। कई बार ये ख़त्म हुई है, पार्टियां कई बार ख़त्म होती हैं, कई बार आ जाती हैं। लेकिन हमने तारीख देखी है, अपनी दुनिया की तारीख भी देखी है कि जो जिनकी से अवाम में होती है, किसी हद तक अवाम जिसको ओन करते हैं, जिस लीडर को, जिस नज़रिए को, जिस पार्टी को, वो इस तरह से ख़त्म नहीं होती कि आप किसी एक वजह से या किसी दूसरी वजह से सही हो गलत हो उसमें। अब ये कहा जाता है कि जी नैरेटिव उनका ऐसा है कि जी वो लोग वो कल्ट बन गया है और इस किस्म की चीज़ें हो गई हैं सारी। तो नैरेटिव आप भी बना सकते हैं, आप भी सियाने लीडर हैं सारे, ये बात है ना, मुकाबला करें आके। गवर्नमेंट में भी हैं इतने अरसे से, आप भी अपना नैरेटिव बनाएं उसका और वो उसको मात दें उस नैरेटिव से जी। ये जो आखिरी जिस पे तकिया कर रही है हुकूमत, कल मियाँ साहब ने तो खैर रोका है उनको कि इस पे ज़्यादा बात ना करें, आज उन्होंने भी नहीं की उस पर बात। तो जिस पे आप तकिया कर रहे हैं, तो फिर अगर इन्होंने इमरान खान की नाकामी या उसकी सज़ा या उसके सियासत से बाहर होने में या पीटीआई पे पाबंदी लगने से ही इनकी सियासत ने चमकना है, तो मेरा ख्याल है कोई और काम करे, सियासत छोड़ दें। फिर हुकूमत के किस चक्कर में पड़े हुए हैं, बिला वजह लोगों की बददुआएं भी ले रहे हैं और इतना बड़ा बोझ उठा के चल रहे हैं, तो कोई और काम करें। जहाँ तक जनरल फैज साहब की बात है, एक तो उनके साथ जो लोग पकड़े गए हैं उसमें एक बुनियादी बात तो वही है जो प्रॉपर्टी का इशू था, टॉप सिटी का जो कहते हैं, वो बुनियादी बात है। दूसरी चीज़ है वो कहा ज़रूर जा रहा है, यानी ISPR की प्रेस रिलीज पहली और दूसरी दोनों में एक इंडिकेशन है कि उन्होंने आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की है, दूसरे में उन्होंने पॉलिटिकल बेहस्ट ऑफ पॉलिटिकल एलिमेंट्स की बात की गई है। तो उससे जो अखज़ किया जा रहा है या लोग जो बातें कर रहे हैं, लोग जो बता रहे हैं, क्या पता वो एट द एंड ऑफ द डे वो सियासी जो चीज़ें हैं वो किस सियासी जमात के बारे में हो। पीटीआई के बारे में हो सकती है पॉसिबली, उनका राब्ता शाब्ता शायद रहा हो और हो भी। मेरी तो इतला ये भी थी कि जो पिछले दिनों मुज़ाकरात की बातें हो रही थी उसमें भी उनका काफ़ी रोल था, वो फासले कम करने में और इन चीज़ों को क्लोज लाने में। मे भी उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, कुछ चीज़ें ऐसी चलती है, जेन्युइनली होता है, फौज के अंदर खुद इत्सामी का अमल चलता रहता है, लेकिन पब्लिकली इस तरह से और इतने हाई प्रोफाइल उसको अनाउंस करना और उसके ऊपर फिर एक नैरेटिव पॉलिटिकल लोगों का, पॉलिटिकल हुकूमत का बनाना, वो काफ़ी मुझे लगता है कि सीरियस चीज़ तो है। लेकिन पीटीआई का अगर कहेंगे तो अवाम में तो कोई मसला नहीं पैदा होगा। इमरान खान साहब की ज़ात के हवाले से कोई केस में किसी को उनको शामिल हो जाए और सज़ा हो जाए, वो एक अलग चीज़। चले नजमू साकिब साहब, आपको क्या लगता है, खान साहब तो ये कह रहे हैं कि इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है, फैज़ हमीद से मेरा कोई लेना देना नहीं है, आपको लगता है कि वाकई कोई लेना देना नहीं है? सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जहाँ तक पीटीआई के सियासी मुस्तकबिल का ताल्लुक है, तो जब तक खान जिंदा है तो पीटीआई का सियासी मुस्तकबिल महफूज है। खान के बाद पीटीआई के साथ क्या होता है या क्या हो सकता है, इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता।
राइट। उसके बाद ये जो आपने सवाल सुनाया ना, सवाल किया मुझसे, इसके जवाब में पहले तो आपको मुझे मेरे दिमाग में एक शेर आया जी। दुश्मन मरे तो खुशी न करिए, सजना भी मर जाना। आहा। दुश्मन मरे तो खुशी न करिए, सजना भी मर जाना। देखिए जो इस वक्त बहुत लोग खुश हैं ना, मैं देख रहा हूँ टीवी पे ऐसे लग रहा है जिस तरह पतंगों की बहार आ गई है कि जी वो ये थे वो थे, जनरल फैज हमीद फलाना टमकाना था। उनमें से एक दो को मैं जानता हूँ जो उनके सामने, जनरल साहब के सामने मैंने उनको देखा है कि क्या हालत थी। देखिए ये सारी बातें एक तरफ रखें, मुझे जो नज़र आ रहा है, अगर फौज में हमने ये देखा कि इस्टेब्लिशमेंट ने एक सर्विंग, एक जो है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को, जो कि कोर कमांडर भी रहा, जो कि ISI का चीफ था, उस पे अगर हाथ डाला गया है, उसको अगर एक तरफ किया गया है, तो इसका मतलब क्या है। एक फिक्रे में बताना चाहूंगा कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा मुल्क, आपका और मेरा प्यारा पाकिस्तान, किसी हकीकी एहतसाब की तरफ जा रहा है। अच्छा। कोई ऐसा एहतसाब होने वाला है जिसमें के देखिए ये बहुत बड़े स्टेक्स हैं। ये अनथिंकेबल बात है कि आप किसी फौज के जर्नैल को, जो कि ISI का हो, अनप्रेसिडेंटेड, अनथिंकेबल, अगर उस हद तक पहुंच गए, तो इसमें से 2-3 बातें और क्या निकलती हैं। एक बात ये निकलती है कि बाकी इदारे जो हैं, जिसमें पार्लियामेंट आती है, जिसमें आपका यानी मिनिस्ट्रीज आती हैं, जिसमें आपकी ब्यूरोक्रेसी आती है, जिसमें आपकी यानी अदलिया आती है, सारे जो हैं वो इस वक्त चौकन्ना हो जाएं। वो चौकन्ना हो जाएं कि किसी वक्त भी किसी के ऊपर हाथ पड़ सकता है, अगर ये सूरत हाल है। इसका मतलब है कहीं शायद, मैं शायद का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं, कहीं शायद ये फैसला हो गया है कि हकीकी एहतसाब जो है वो किया जाए। जनरल साहब की इस उनका जो कोर्ट मार्शल हो रहा है और ये सारे जो लोग पकड़े जा रहे हैं ना जी, उसके साथ हम ये भी देखते हैं कि हमाद अजहर साहब जो हैं वो निकल गए, शकील खान साहब को वजीर थे वो छोड़ गए, असगर गुजर साहब छोड़ गए कि सहूलतकार हैं। फिर हम जेल पे देख रहे हैं कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट, अब पता लगा किसी रिटायर्ड IG को भी पकड़ लिया है। ये पकड़ धकड़ भी ये पकड़ धकड़ भी जारी है, पकड़ धकड़ भी जारी है। 2 बातें इस वक्त की आखिरी। पहली बात कि शर्जील मेमन साहब ने कहा है कि कोई पॉपुलर हो तो उसे 100 खून माफ नहीं किए जा सकते। शर्जील मेमन साहब, हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा कि खून तो एक भी नहीं माफ किया जा सकता। ठीक बात है। अब 100 खून आप उनको क्यों माफ करवा रहे हैं? और असल बात यह है कि जिन लोगों ने खून किए हुए थे उनको कैसे माफी मिलती है, इसका भी जरा देखना है। इस वक्त की आखिरी बात जी। 4 बातें पिछले 2 हफ्ते की कार्रवाई से वाजे हुई। नंबर 1, खान की और एस्टेब्लिशमेंट की कोई डील नहीं हुई। अच्छा, ठीक। नंबर 2, 9 मई पर एस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ बरकरार है और ठोस तरीके से है। नंबर 3, हुकूमत वक्त को एक मौका और दे दिया गया है। नंबर 4, फौज में एहतसाब के बाद अब दूसरे इदारों की बारी है और मुल्क किसी हकीकी एहतसाब की तरफ रवाना है। ठीक है, हकीकी एहतसाब। साकिब, KP और पंजाब से हमें खबरें मिल रही हैं इख्तिलाफात की PTI के अंदर, वहाँ पर क्या चल रहा है इस हवाले से ज़रा बताएं हमें। एक तो जो हमाद अजहर जो है वो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, तो PTI की कोर कमेटी का इजलास इस वक्त भी जारी है और उन्होंने ये कहा है कि मुस्तरद किया है उनका इस्तीफ़ा। कि रात को हमने देखा कि उमर अयूब साहब जब इन्होंने ट्वीट किया था, जो एक्स पे पोस्ट की थी, तो उस पोस्ट पे भी कोर्ट पोस्ट जो है वो की थी उमर अयूब साहब ने, और उन्होंने बड़ा सराहा था इनके जो काम को हमाद अजहर साहब के। और अभी जो उनका इस्तीफ़ा जो है वो मुस्तरद किया गया है। इसके अलावा जो KP के हवाले से बात है कि उसमें भी बड़ी एक दिलचस्प सिचुएशन है। जो शकील खान है, इनके हवाले से आतिफ खान है, जुनैद खान, वो गवाही दे रहे हैं कि पिछले अरसे में भी ये काबीना में थे, अब भी PTI की काबीना में हैं। और एक सहाफ़ी हैं वहाँ से, वो रिपोर्ट कर रहे थे कि शकील खान जो है वो इस हवाले से असेस कर रहे थे शायद कि जो करप्शन है या नहीं है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो है वो खान साहब तक पहुँचाई गई और उसके बाद जो है वो ये सारे मामलात आगे हुए। लेकिन शकील खान जो है ये कहते हैं कि जो गंडापुर हुकूमत है वो करप्शन का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। तो आप इससे ये एक बात देख सकते हैं कि फरवरी से लेकर ऑनवर्ड अगर देखें तो 5-6 माह बनते हैं,
तो 6 माह में जो गंडापुर गवर्नमेंट है उस पर अगर करप्शन का इल्ज़ाम अपना ही वजीर लगाए तो सवालात उठेंगे। इनको एड्रेस करना चाहिए और देखना चाहिए। ये पीटीआई का भी इम्तिहान है कि जो पब्लिक है उसने बड़े मुश्किल वक्त में भी उनको उनकी पार्टी को सपोर्ट किया है, इमरान खान साहब के जो है वो उनको सपोर्ट किया है और एक सूबे में जो है वो गवर्नमेंट दी है 2013 से 18 से फिर 23 से फिर अब 24 से ऑनवर्ड जो है वो 5 साल के लिए। तो ये जो इल्ज़ाम है बड़ा संगीन नोयत का है। अब इसकी बैक क्या है, कौन किसके जो है वो टांके खींच रहा है या क्या ग्रुपिंग है उनके अंदर, वो उनको देखना चाहिए। लेकिन पब्लिक में इतना बड़ा इल्ज़ाम आना मेरा ख्याल है 6 माह के अंदर अंदर ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उनको जो है वो देखना जो है वो ज़रूर चाहिए। लेकिन जो पंजाब की हद तक एक तो हमाद अजहर साहब थे और दूसरे लाहौर के उनके जो सदर थे और उनको भी हटाया गया था, उनके हवाले से ज्यादा उनके एतराज़ात थे हमाद अजहर के कि वो बड़े एक्टिव हैं। उन्होंने जो है वो अभी रिसेंटली 14 अगस्त 13 अगस्त को उनका जलसा था तो वहाँ पे भी गैदरिंग की और हमाद अजहर साहब खुद भी हमें वहाँ पे जो है वो नजर आए, एक्टिव जो है वो नजर आए। अगरचे पीटीआई जो है पंजाब में कोई ऐसी एक्टिविटी आज तक नहीं कर सकी, मतलब उस तरह की कि जिस तरह की कि 8 फरवरी के बाद आज अगस्त 15-16 अगस्त को हम बात कर रहे हैं, तो आज तक कोई बड़ी एक्टिविटी को बड़ा जलसा कोई चीज़ जो है वो नहीं कर सकी। और उसकी वजह जो है यकीनी तौर पर वही है कि आज भी उन पे क्रैकडाउन है। मतलब जहाँ पे भी उनके लोग निकलते हैं, मतलब लाहौर में तो रैली हुई, अभी थोड़ी सी भी रैली हुई तो उस पर FIR हो गई, रावलपिंडी में, मरी में या इस्लामाबाद में, जहाँ थोड़े से भी लोग इकट्ठे हो जाए FIR में सारे लोग उनको गिरफ्तार करके जेल जो है भेज दिया जाता है। सख्तियाँ उन पे हैं, लेकिन इसी जो है वो तनाजुर में उनको जो KP वाला मामला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको यकीनी तौर पर इमरान खान साहब भी देखेंगे कि उसको कैसे जो है हैंडल करना है, क्योंकि करप्शन सबसे बड़ा उनका जो नैरेटिव है बयानी ये है। दूसरी तरफ आज वो कहते हैं कि नवाज शरीफ इस तरह है, आसिफ जरदारी इस तरह है, तो नैरेटिव ही आपका जब ये है तो इस नैरेटिव के अगेंस्ट 6 माह में ऐसे इल्जाम लगना इल्जाम ही होगा। मतलब हो सकता है ना हो, वो जब मुखालफत में ये बात कर रहे हो, लेकिन क्लैरिटी इसमें होनी चाहिए। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला वक्त ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान में इंटरनेट के कंटेंट्स को कंट्रोल करने के लिए फायर वॉल नस्ब की जा रही है, जिसकी तस्दीक IT मिनिस्ट्री ने कर दी है। इसकी वजह से इंटरनेट पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि बहुत सुस्त रहा है और इसका इम्पैक्ट क्या आया है ये हम आपको बताते हैं। सेनेटर अफनानुल्लाह ने यह इंकशाफ किया कि इंटरनेट सुस्त होने से कम 500 मिलियन का नुकसान हुआ है। सोशल मीडिया ऐप सुस्त होने से बिजनेस मुतासर हो रहा है। बहुत से ई-कॉमर्स के फर्म्स हैं जो कि मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं। फिर फाइवर पर पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के अकाउंट्स को गैर फाल कर दिया गया। लोगों का रोज़गार मुतासर हो रहा है। लोग इन पैसों से अपनी तालीम परसू कर रहे थे, अपने बिजली के बिल दे रहे थे, अपने घर वालों का पेट पाल रहे थे। फिर दूर दराज के इलाकों में रहने वाले तालिब इल्म जिनके पास मयारी तालीमी सहूलियात नहीं हैं, वो अब ऑनलाइन तालीम हासिल करने से भी महरूम होते जा रहे हैं। फिर वो ख़वातीन जो अपने घरों से निकल कर रोज़गार नहीं कमा पाती, जिन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेकर कमाना शुरू किया, वो एक बार फिर मुश्किलात में घिरी हुई नज़र आती हैं। अब हुकूमत ये कहती है कि फायरवॉल का मकसद प्रोपेगेंडा को रोकना है, कौमी सलामती के ख़िलाफ़ मवाद को फ़िल्टर करना है। मगर सवाल ये कि क्या इस सब को रोकने में पाकिस्तान में डिजिटल इकॉनमी का हुसूल भी रुक जाएगा? नजमुस साकिब साहब। देखिए, आपने सारी की सारी बातें कर दी हैं जो इस वक्त इसके असरात मुरतब हो रहे हैं। समझ में ये बात नहीं आ रही बहुत सारे लोगों को कि ये कोई सियासी फैसला है, ये कोई मुआशी फैसला है, या ये कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड फैसला है, या ये तीनों चीज़ें इसमें शामिल हैं। अफसोस की बात ये है कि हम तकाबुल जब करते हैं तो महज़्ज़ब ममालिक से करते हैं। हम बताते हैं जी अमेरिका में कभी ऐसा नहीं हुआ, यूरोप में कभी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हत्ता कि श्रीलंका में भी ऐसा नहीं हुआ। सवाल ये है कि आप का मुल्क जो है वो किन हालात में से गुजर रहा है इस वक्त, क्या क्या सूरत हाल जो है वो पेश है, दरपेश है इस वक्त हुकूमत को या इस्टेब्लिशमेंट को या आपकी अदलिया को, और उसमें प्रायोरिटीज़ क्या हैं। इस वक्त आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो नज़र आती है वो सिक्योरिटी है, और उसके साथ वो इंतशार पसंदी है जो कि इस्टेब्लिशमेंट के तई या हुकूमत के तई ये है कि सबसे बड़ा
यानी मसला है। अब उसको हल करने के लिए एक तरीका ये है कि अगर आपको सर दर्द हो ना रामीन, तो आप सर काट देते हैं, लो जी सर दर्द खत्म हो गई। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि उसके साथ सर भी कट गया आपका जी। तो क्या करना चाहिए, आप पेनाडोल ढूंढते हैं। हाँ। और मुझे नहीं लगता कि इस हुकूमत के पास इतना वक्त था कि वो पेनाडोल ढूंढती, बजाय इसके कि सारी काट के फेंक दिया। खुशी की बात आपको एक बताऊं, खुशी की बात ये बता रहा हूं आपको कि फैसला कुछ जो है वो रिवर्ट हो रहा है। अच्छा। और ये हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएंगे, लिहाजा इंटरनेट आपका वापस आ रहा है। तकलीफ की बात ये है कि मुझे नहीं लगता कि जिन लोगों ने ये फैसला किया है उनको ये पता है कि पॉकेट प्रोटोकॉल क्या होती है। क्या उनको ये पता है कि ये सिलेक्टिव आप कर सकते हैं, आपको बजाय इसके कि सारे के सारे को करें, आप टारगेट करके तो उसको बंद कर सकते हैं, फायरवॉल बना सकते हैं। क्या उनको ये पता है कि चाइना की जो फायरवॉल है उसका इससे ताल्लुक ही कोई नहीं है। उन्होंने 2000 से लेके अब तक अपने मुल्क के हालात के मुताबिक हिसाब किताब किए हुए हैं, तो उनका मुकाबला करने की जरूरत क्या है। दूसरी चीज ये है कि सिलेक्टिव ब्लॉकिंग हो सकती है। वो जो टेक्निकल लोग हैं वो मेरे इस बात को समझेंगे कि सिलेक्टिव ब्लॉकिंग क्यों नहीं करते कि जी इन जगहों पे कर लिया सिलेक्ट, दबाया बंद। आपने तो पूरे मुल्क का ही जो है वो कर दिया है। तो ये चूंकि बहुत जल्दी किया गया एक्शन, इस पे यानी ज़ेरे गौर है, और चूंकि इसका जो रिस्पांस आया, जो रद्द अमल जो आपने भी अपने इंट्रो में बताया है, वो इतना स्ट्रांग है और उस पर इकोनॉमी पे इतना फर्क पड़ने वाला है कि इसको रिवाइज किया गया है। और मुझे ये पता है कि थोड़ी देर में ये हालात ठीक होने की तरफ जा रहे हैं। बॉटम लाइन, यानी आपको याद है बिजली यानी कुछ महीने पहले, कुछ साल 1.5 साल पहले अचानक बंद हो गई थी। जी। और मुतल्लिका वजीर आए, उन्होंने कहा उनको खुद भी पता था क्यों बंद हो गई है। जी। और फिर साजिशी थेरियां जन्म लेती हैं। साजिशी थेरियां जन्म लेती हैं। उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि हुकूमत जो है पहले बताए हम ये करने लगे हैं, इस वजह से करने लगे हैं, इतनी देर तक होगा और उसके बाद ये हालात ठीक हो जाएंगे। जिस तरह बाहर मुल्कों में बिजली जानी होती है तो 3 दिन पहले वो कहते हैं फलां दिन 2 घंटे के लिए बिजली जाएगी और नोटिफिकेशन। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये हुकूमत को ये सादा से इकदाम जो हैं ये क्यों इनका ख्याल नहीं आता। बिल्कुल ठीक बात है। राव खालिद साहब, एक तरफ हमारी हुकूमतें कहती हैं कि हम डिजिटाइजेशन की जानिब जाएंगे, IT सेंटर्स बनाएंगे, IT पार्क्स बनाएंगे। दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि 25 लाख फ्री लांसर्स के बेरोज़गार होने का खदशा पैदा हो चुका है जिस तरह से इंटरनेट सुस्त रहा है। तो फिर फायरवॉल और डिजिटाइजेशन साथ साथ कैसे चलेंगी? मैंने शुरू में कोट किया था AC रेलिंग को, उसका मैंने कहा दूसरा कोट मैं इस हिस्से में बताऊंगा आपको। इरशाद। उसने कहा कि हर रोज़ अपने आप से एक सवाल ज़रूर पूछना चाहिए कि हमें अक्लमंद होने में मजीद कितना वक्त दरकार होगा या कितनी ताखीर है हमारे अक्लमंद होने में। रोज आप पूछेंगे तो आप थोड़े से सियाने हो जाएंगे। हाँ, तो मसला यही है कि दुनिया मशरक की तरफ जा रही है सारी और हम मगरब की तरफ चल पड़े हैं और बज़िद है कि हम ठीक कर रहे हैं। दुनिया गलत कर रही है, हम ठीक कर रहे हैं सारा कुछ। ठीक बात। एक तो बुनियादी बात, कोरोना के दौरान अगर आप देखें तो ये ऑनलाइन बिजनेस और ये चीज़ें बहुत फ्लोरिश हुई, ऑनलाइन लर्निंग आ गई, उसमें स्कूल आ गए और ये फ्यूचर की प्रेडिक्शन की जाने लगी कि आइंदा से ये यूनिवर्सिटी, स्कूल वगैरह ये सारा ख़त्म हो जाएंगे और ये ओवरहेड जो एक्सपेंडिचर होता है इसके ऊपर कि AC भी चलाना है, जगह भी लेनी है, बिल्डिंग भी बनानी है, तो वो ख़त्म हो जाएगी। ऑनलाइन लर्निंग में ये सारे कोर्सेज वगैरह सारी चीज़ें आपकी वो उससे हो जाएगी और उससे बहुत ज़्यादा उसकी रीच भी बढ़ेगी उससे नेचुरली कि स्कूल में कितने लोग अकोमोडेट हो सकते हैं, दाखिला कितनों को मिल सकता है। ऑनलाइन तो आप डिपेंड करते हैं आप कितना बड़ा सर्वर यूज़ कर रहे हैं। तो सारा दुनिया इस तरह सोच रही है। दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है। लोग रिमोट ऑपरेशंस कर रहे हैं कंप्यूटर्स के जरिए, इंटरनेट की 5G की तरफ जा रहे हैं, आगे 6G भी आएगा। हम 5G की ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अमली तौर पे हम क्या कर रहे हैं, हम उसको बिल्कुल रिवर्स गियर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। डिजिटलाइजेशन करके आप बहुत से मुल्क के गवर्नेंस के बहुत से मसाइल आप हल कर सकते हैं। आपके सामने मिसालें मौजूद हैं।
पासपोर्ट ऑफिस में कितनी रिश्वत चलती थी, शनाख्ती कार्डों पे क्या क्या फ्रॉड होते थे, और बाकी गाड़ियों की टैक्स पेमेंट, प्रॉपर्टी की टैक्स पेमेंट के ऊपर किस तरह के 2 नंबरियाँ होती थी। अब 90% तकरीबन कम हो गई जब से आपने ऑनलाइन उसको सारा किया है, आपकी रेवेन्यू कलेक्शन उससे बढ़ गई है। तो ये अच्छा, ये तो गवर्नमेंट के हद तक हो गया। जो प्राइवेट सेक्टर में हम जब आते हैं, आपका बिजनेस सारा उस पर हो रहा है, आपके ऑनलाइन डिलीवरी, ऑनलाइन ऑर्डर्स हो रहे हैं, ऑनलाइन रिसीविंग हो रही है, इंटरनेशनल हो रही है, लोकल हो रही है। फाइवर का आपने जिक्र किया, इस तरह से और इस तरह की वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप ट्रेडिंग करते हैं जाके। और आपके यंगस्टर्स कर रहे थे 23 लाख, तीसरी बड़ी फिगर है हमारी पाकिस्तान की, 23 लाख लोग तकरीबन कर रहे थे। 19 करोड़ इंटरनेट यूज़ करते हैं हमारे पाकिस्तान में। इतनी बड़ी टैलेंट इंडस्ट्री दुनिया में शायद चंद एक मुल्कों में इतनी होगी जितनी हमारे यहाँ है। और तकरीबन ब्रॉडबैंड का यूज़ 12 करोड़ कनेक्शंस है हमारे पास। तो इस इंटेंसिटी के साथ होते हुए, इतनी तादाद में चीज़ों को होते हुए, आप जब उसको रोकेंगे, ब्लॉक करेंगे, स्लो करेंगे साइबर सिक्योरिटी के नाम पे, तो ये बहुत सीरियस इशू है, माली तौर पे भी, माशी तौर पे भी। और पाकिस्तान के जो हालात है महंगाई के, उसमें घर में अगर 2 कमाने वाले अगर हैं, उनके एक की रोज़ी बंद हो जाती है तो कितना घर पे इम्पैक्ट आता है, किस किस्म की चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें देखने की। जो नजम साकिब साहब ने बात की ना कि आप उसको सिलेक्टिवली कर सकते हैं, फायरवॉल हर जगह पे लगी हुई है आपके, जो वायरस को रोकती है, अननेसेसरी ट्रैफिक को रोकती है आपके। आप मेल लेते हैं, उसमें स्पैम जो होता है उसको वो सन्ट आउट कर देता है ऑटोमेटिकली। इसी तरह से सारी जगह पे चीजें मौजूद है। एल्गोरिथम होता है, आपने एक कीवर्ड डालना होता है कि ये नाम जब आए तो इसको रोक दो भाई। ये चीजें नॉर्मल सी बात है। हमारे यहाँ ये सारा सिस्टम ऑलरेडी मौजूद है। और मैं बिल्कुल वसूख से कह रहा हूँ, 9/11 के बाद अमेरिका की मदद से हमारे यहाँ लगा था कि जो ईमेल के जरिए मैसेजिंग होती थी उस वक्त ज़्यादातर जो टेररिस्ट ग्रुप भी जिसको यूज़ करते थे, तो उसके कीवर्ड से उसको पकड़ते थे। हज़ारों ईमेल्स जो है ना वो स्कैन होती थी मिनटों में। अच्छा। पाकिस्तान में भी, इंटरनेशनली भी वो स्कैन होती थी कीवर्ड के ऊपर, और उसमें से जहां कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीज होती थी पकड़ते थे उसको। तो अब भी हो सकता है, इसका कौन सा ऐसा मसला है। उसमें इंटरनेट स्लो करके आप क्या करेंगे, या व्हाट्सएप को स्लो करके क्या करेंगे, या तो चाइना की तरह करें, अपना फिर अपनी ऐप्स बना ले, आप अपनी ऐप्स बना के उसको करें। कारोबार का तो बेड़ा ना करें ना, पूरे मुल्क का निज़ाम स्टैंड स्टिल हो गया। आप फोन पे आपको मैसेज आता है बच्चे का से, उसको कहता है मुझे पिक कर ले, या उसको कोई इशू हो गया, तो आपको आधे घंटे बाद वो रिसीव होता है व्हाट्सएप के ऊपर। सही बात है। नॉर्मल आपका नेटवर्क है, नॉर्मल नेटवर्क भी नहीं चल रहा, इंटरनेट तो दूर की बात है, नॉर्मल नेटवर्क भी नहीं चल रहा। तो ये बहुत सीरियस इश्यूज है। आप दुनिया में compete करना है, दुनिया का मुकाबला करना है, दुनिया के साथ चलना है, तो फिर इस तरह से नहीं होगा कि आप उल्टी तरफ चल पड़े और कहें जी हम कामयाब हो जाएंगे। साकिब, सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को गोल्ड माइन कहा जाता है कि इसमें इतना कुछ है कि अगर आपके पास स्किल है, अगर आप क्रिएटिव हैं, तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी में, क्या कुछ नहीं कमा सकते अपनी ज़िंदगी में। तो ना हुकूमत हमारी इस मुल्क में जॉब्स क्रिएट कर पा रही है, ना वो यंगस्टर्स को सिक्योर कर पा रही है, बल्कि जो एक इंडिपेंडेंट सोर्सेज उनके पास हैं जॉब्स को लेके या कमाई को लेके, वो भी छीनने पर तुड़ी हुई है इस वक्त। और गवर्नमेंट की हालत तो ये है कि काफ़ी टाइम हो गया है, कल या परसों इन्होंने हल्का फुल्का जो है वो ये मानना शुरू किया है कि कुछ चीज़ ऐसी एग्जिस्ट भी करती है। मतलब पीटीए कह रहा है कि अंदाज़ा लगाएं, पीटीए ने स्टैंडिंग कमेटी में ये कहा है कि हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई। ये तो नॉर्मल चल रही हैं चीज़ें, अंदाज़ा लगाएं आप, मतलब ये सिस्टम कैसे चल रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में आज इन्होंने बताया, फेडरल गवर्नमेंट से पूछा है लाहौर हाई कोर्ट ने आज कि बताएं ये क्या है। उन्होंने कहा हम पीटीए से पूछ के बताएंगे। तो लाहौर हाई कोर्ट ने सवाल उठाया पीटीए कहां पे है, मतलब पीटीए क्या फेडरल गवर्नमेंट जो है उसको नहीं देखती? तो अंदाजा लगा लें कि पता ही नहीं किसी को ये चल क्या रहा है। और जो आईटी से वाबस्ता जितने लोग हैं, आईटी से वाबस्ता जितनी जो है वो लोग हैं, एसोसिएशन है, उनके मुख्तलिफ जो बनी हुई हैं, वो तो पिछले 4 रोज से मतलब चीखे मार रहे हैं कि ये कर क्या दिया इन्हें। पूरी आईटी इंडस्ट्री जो है वो बिठाने के चक्कर में आप, और वहां पे फ्री लांसर्स जो है वो फाइवर और दीगर जो इस किस्म के जो प्लेटफॉर्म्स हैं। एक जो टेक्निकल एक्सपर्ट थे आईटी के, उनको मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि जो फाइवर है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन फ्री लांसर्स के लिए। अगर ये कह रहे हैं ना कि फर्दर हम काम नहीं कर रहे, यहाँ पे मसला आ रहा है, ये वो कहता है कि इसका सिर्फ इफेक्ट ये नहीं कि ये जाएगा, बल्कि इससे छोटी जो कंपनीज है वो भी पीछे हट जाएंगी कि यार ये तो रिलायबल ही नहीं है। फिर एक बात उन्होंने और की, उन्होंने कहा कि अब जो इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं, जो ऑनलाइन बिजनेस के साथ हैं या फ्री लांसर्स वहां के काम कर रहे हैं,
उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया है कि जो डाटा है ये डाटा सिक्योर नहीं रहा पाकिस्तान में, तो ये जब डाटा सिक्योर नहीं है तो वो कहेंगे ठीक है फिर, और यहाँ पे फिर जो बिजनेस ऑनलाइन कर रहे हैं वो बैरून मुल्क जाएंगे। तो ये पूरी इंडस्ट्री को मैं समझता हूँ हिला के रख दिया है, और बड़ा ही हैरान कौन है कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है, कोई पता नहीं चल रहा कि कहाँ पे कैसे होना है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में भी इस मामले को चैलेंज भी किया है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आइन जो है वो प्रोटेक्ट करता है हमारी प्राइवेसी को। आप दो इंडिविजुअल्स की प्राइवेसी भी कुछ चीज है, ठीक है, सिक्योरिटी सारी चीजें होती हैं, उसके लिए भी प्रोटोकॉल्स लॉ में मौजूद हैं कि किसको कैसे आपने देखना है, किसकी कॉल को कैसे ट्रेस करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, ये लॉ में इसके प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं। लेकिन प्राइवेसी भी कोई चीज है कि आप किसी इंडिविजुअल से बात कर रहे हैं तो वो कॉल रिकॉर्ड नहीं हो सकती, नहीं सुनी जा सकती। तो ये इस एंगल से भी ये मामला जो है वो हाई कोर्ट में और पहुंचा है, और मे बी आइंदा जो है वो हफ्ते इस हवाले से केस जो है वो सुना जाएगा। तो ये मतलब इसमें फोकस, एक और आखिरी सिर्फ मैं बात करूंगा, अब जो फोकस है गवर्नमेंट का, वो जो हम पहले बात कर रहे थे बयानिए की, कि बयानिया नहीं बन पा रहा, बयानिया जो काउंटर नैरेटिव है वो नहीं हो रहा, तो अब जो है वो इंटरनेट ही बंद कर दो। पहले भी हम ये बात कर चुके हैं कि नैरेटिव बनना और ये इसका पॉलिटिक्स, जुडिशरी और गवर्नमेंट इनके साथ ताल्लुक है, और ये जो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं डिजिटल मीडिया पे बहुत कम है। बाकी सारी इंडस्ट्री पूरी भरी पड़ी है जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट को, ऐप्स को, मुख्तलिफ इंटरनेशल कंपनीज के साथ वो जो अटैच हैं, तो सारे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तो बहुत लिमिटेड से हैं। तो चंद जो है वो 5-7% या 10% लोगों को टारगेट करने के लिए पूरे जो वो 100% को इफेक्ट करना, ये बड़ा मतलब अजीब है। बिल्कुल ठीक है। नजमुल साकिब साहब, आप क्या सवालात लेकर आए नाजरीन के लिए? जी शुक्रिया रामीन। एक ज़रूरी सवाल है और एक गैर ज़रूरी सवाल है। पहले ज़रूरी सवाल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खुशखबरी दी है कि जल्द ही बिजली के बिलों में कमी वाक़या होगी। ज़रूरी सवाल ये है कि ये कमी किस तरीके से मुमकिन बनाई जा रही है, और ये कि ये कमी वन टाइम होगी और कुछ देर बाद क्या बिजली के रेट्स फिर बढ़ा के तो सारा नुकसान पूरा कर लिया जाएगा? बड़ा अहम सवाल है। आज का गैर ज़रूरी सवाल, वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि वो अगले माह अपने ओहदे से दस्तबरदार हो जाएंगे, इसलिए कि मईशत ठीक तरह से संभल नहीं रही। मैं अपने वज़ीर आज़म की बात नहीं कर रहा, एकदम टेंशन में ये बात हो रही है जापान के वज़ीर आज़म फूमियो किशिदा की। ओके। उन्होंने कल ऐलान किया है कि चूंकि मुझसे मईशत नहीं संभल रही और मैं पॉपुलर भी नहीं रहा, तो मैं अगले महीने दस्तबरदार हो जाऊंगा, यानी वजारत उज़्मा से। गैर ज़रूरी सवाल ये है कि मकबूलियत में कमी हो जाए या मईशत ना संभाल सके कोई वज़ीर आज़म, तो क्या उसको वाकई ओहदा छोड़ देना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? प्रिंसिपल्स और हाई मॉरल ग्राउंड तो यही कहता है। नाज़रीन, ये सवाल छोड़कर जा रहे हैं। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।